चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? स्टार्ट करें। बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्टार्ट किया था, तो आज की क्लास में अपन इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कभी अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो फॉर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उसमें आपका उसका मेन यूज क्या है या मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, कि जब भी आपको ट्रांसफर करनी हो आपकी इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, बस आपकी जो पावर है उसको अपन ट्रांसफर करेंगे, वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, और इसमें चेंज इन फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और जो चेंज होगा वो होगा आपका इसकी वोल्टेज की वैल्यू पे और करंट की वैल्यू पे, है ना। मतलब वोल्टेज चेंज होगा इसका, है ना, और करंट की वैल्यू इसमें चेंज होगी। क्लियर? इसी से अपन ने इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहला देखा था। नंबर 1 क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द इनपुट, तो उसमें जो होगा आपका वो स्टेप अप और स्टेप डाउन, एक ट्रांसफार्मर आपका ये हो जाएगा। एंड द सेकंड वन क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, इसमें अपन ने कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर देखा था। उसके बाद अगर अपन कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं और उसके कंस्ट्रक्शन की बात अपन देख रहे हैं, तो फॉर दैट अपन इसमें देख रहे हैं कि अगर इसमें एलिमेंट्स अगर देखे जाए ट्रांसफार्मर के, तो एक तो इसमें आपकी 2 कॉइल्स हैं और एक है आपका इसमें कोर, और कोर जो है लैमिनेटेड स्टील कोर है, उसको अपन ने क्या किया हुआ है, द कोर इज लैमिनेटेड टू मिनिमाइज द एडी करंट। एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए अपन लोग इसमें देखेंगे। एक है ना, अब ये सभी लोग ये बार डायग्राम बनाए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकेंड जरा रुकना, 1 मिनट के लिए। चलिए डायग्राम बनाएंगे वाला, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने सब डायग्राम बना लिया। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इन दिस डायग्राम अगर अपन इसमें देखें, सबसे पहले तो अपन ने एक ट्रांसफार्मर इसमें कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग ली हुई है जिसको अपन पी से इंडिकेट कर रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग ली हुई है जिसको अपन एस से इंडिकेट कर रहे हैं, और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में ही, तो प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है आपके N1 और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है आपके N2। इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही आपके नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। इसी के साथ ही यहाँ पे इनपुट में जो सप्लाई अपन दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज, वो है आपका V1 सप्लाई वोल्टेज,
और जैसे अपन जानते हैं कि द मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, वी ऑल नो दैट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर the basic principle of transformer is electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जब भी कभी अपन प्रिंसिपल की बात करेंगे तो जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यूज करेंगे और फ्लक्स यूज करेंगे, और फ्लक्स की वैल्यू भी अपन देख रहे हैं कि जो यहाँ पे फ्लक्स जो अपन को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक साइनसॉइडल करंट अपन ने पास करा है, क्योंकि ये सर्किट क्या है, दिस इज फॉर एसी सर्किट, ठीक है ना, एसी सर्किट के लिए काम कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। फिगर इज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, इसके लिए अपन काम कर रहे हैं। तो इसमें जैसे ही इसमें क्या होगा, अगर अपन कोई भी एनर्जी अपनी प्राइमरी कॉइल में या प्राइमरी वाइंडिंग में पास कराएंगे तो उससे क्या होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली आपका विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग, अब ये मैग्नेटिक कपलिंग किसकी वजह से हो रही है, द मैग्नेटिक कपलिंग दिस इज बाय द फ्लक्स, ठीक है ना। यहाँ जो आपका फ्लक्स दिया हुआ है, इस फ्लक्स की हेल्प से आपकी इसमें मैग्नेटिक मैग्नेटिक कपलिंग हो रही है, और मैग्नेटिक कपलिंग से आपका यहाँ पे फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इट मीन्स है कि जो भी आपकी एनर्जी रिसीव होगी फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल, दिस एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म टू द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, समझ आया। और जैसे ही आप एसी सप्लाई देंगे अपने यहाँ पे V1 वोल्टेज के अक्रॉस, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स आपको मिलेगा, जो कि क्या होगा यहाँ पे क्योंकि एसी वोल्टेज दिया हुआ है तो आपका करंट पास हो रहा है, करंट आएगा तो आपका फ्लक्स आएगा। अब जैसे ही आपको फ्लक्स आएगा तो विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स और विद द हेल्प ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे आपको एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको अपन नाम देंगे E1, ठीक है ना, समझ आया। सिमिलरली जब अपन सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपको फ्लक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है और जो आपका यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे जो आपकी ट्रेवल कर रही है, इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से ही आपको यहाँ पे भी एक क्या मिल रहा है, इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है। अब जब अपन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर दो तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले नंबर वन इज द ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल ऑन नो लोड, मतलब जब कोई भी लोड अपन ने कनेक्ट नहीं किया हुआ है यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस, तो वो हो जाएगा आपका नो लोड कंडीशन। और जैसे ही आप कोई लोड कनेक्ट कर देंगे वैसे ही वो क्या हो जाएगा आपका, दैट केस इज द ऑन लोड कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे क्लास में जो बेसिक फीचर और जो अपने स्टडी करेंगे वो अपन स्टडी करेंगे इसमें नो लोड कंडीशन की। क्लियर टू ऑल, इसमें किसी को कोई डाउट? तो जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, है ना। जैसे जैसे दिस व्हेन AC supply of voltage V1 is connected to primary
वाइंडिंग। जैसे ही आपकी एसी सप्लाई कनेक्ट होगी प्राइमरी वाइंडिंग से, वैसे ही एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज सेटअप इन द कोर। जैसे आप एसी सप्लाई यहाँ पे देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, वैसे ही आपका एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप हो जाएगा यहाँ पे इसमें कोर में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये तो हो गया आपका अल्टरनेटिंग फ्लक्स, हो गया आपका जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग से हुआ। वैसे ही जो ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स आपका सेटअप हो रहा प्राइमरी वाइंडिंग से आपको मिल रहा है, तो दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स when links with the secondary winding, an EMF is induced in it, और ये जो आपका EMF इंड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस EMF। ठीक है, समझ आया सब लोगों को क्या किया अपन ने इसमें? इस स्लाइड में किसी को डाउट हो तो मुझे बताएं। बताएं बेटा जल्दी, तो आगे बढ़े अपन। किसी को डाउट इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे? नो सर। ठीक है, पहले से आपका फ्लक्स जो इंड्यूस हुआ, वो फ्लक्स अल्टरनेटिव फ्लक्स आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक किया, तो जैसे ही वहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक किया, वैसे ही आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसको अपन नाम देते हैं इसमें म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। सो यहाँ पे जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दिस इंड्यूस ईएमएफ, द इंड्यूस ईएमएफ दोनों में इन द प्राइमरी एंड secondary winding depends upon the rate of change of flux linkage। ठीक है, दैट इज क्या होता है फ्लक्स लिंकेज? एन डी फाई बाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, दिस ईएमएफ इंड्यूस दोनों में ही, चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग में हो चाहे वो सेकेंडरी वाइंडिंग में हो, वो आपका डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पे। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या होगा कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग है तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 डी फाई बाई टी, क्योंकि फ्लक्स आपका कॉमन है। ठीक है, और जब अपन E2 की बात करेंगे तो द E2 विल डिपेंड अपॉन द N2 डी फाई बाई डी टी। देयरफॉर इससे जो अपन को मिलेगा टर्म, जो मेन अपन इसमें देखना चाह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ E1, ये जो E1 की वैल्यू है, इट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ N1 एंड द वैल्यू ऑफ E2, जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू जो डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है आपके नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग में, और जो आपका E2 है दैट इज सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब इससे एक कंसेप्ट यहाँ पे और आता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि सबसे पहले अपन देखते हैं एक रेशियो आता है आपका टर्न रेशियो। ठीक है, तो जब भी कभी टर्न रेशियो की बात होती है तो द वैल्यू ऑफ टर्न रेशियो इज इक्वल टू द number of turns in the primary winding divided by the number of turns in the secondary winding. That is the value of turns ratio is N1 upon N2. एक तो ये अपन इसमें देखते हैं टर्न रेशियो के बारे में। ठीक है, ऐसे ही जब अपन बात करते हैं किसकी, व्हेन वी आर टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अपन आगे भी पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टर्न रेशियो। जैसे अपन ने टर्न रेशियो में क्या किया, वी सी दैट इन टर्न रेशियो द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसी तरीके से जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करते हैं अपन, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में द वैल्यू ऑफ, इसको अपन डिनोट करते हैं के से। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, जो जब अपन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपना क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल किसकी हो जाता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्न रेशियो, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है ना, समझ आया सबको। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब, या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ E2 डिवाइड बाय E1। इससे भी अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो इसमें मेन कंसेप्ट हैं, एक है आपका इसमें टर्न रेशियो एंड द सेकंड वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे बताएं अभी। तो अपन आगे बढ़े। नो डाउट सर। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसफॉर्म का प्रिंसिपल, इसमें क्या क्या चीज़ आपके प्रेजेंट देती हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्म अपन देखते हैं, जो वैसे उसका यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन बस अपन कंसेप्ट समझने के लिए उसको देखते हैं कि एक्चुअल का ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग है वो स्टार्टिंग जो अपन देखते हैं दैट इज फ्रॉम द आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की जो इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब भी कभी अपन आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर जो भी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी या सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रेजेंट नहीं रहेगी। इट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हैव नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हैव नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सबसे पहले चीज हो जाएगी। उसके साथ ही इसमें कोई भी आपका लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, देयर इज नो लीकेज फ्लक्स। ठीक है, देन आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर यूज़ करते हैं तो उसमें लॉसेस प्रेजेंट जरूर रहते हैं, लेकिन जब अपन आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट यहाँ पे देयर इज नो लॉसेस इन द
ट्रांसफॉर्मर, है ना। अगर लॉस नहीं होगा इट मीन्स दैट इसमें कोई भी आपका देयर इज नो मैग्नेटाइजिंग करंट। उसमें आपका मैग्नेटाइजिंग करंट भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जब अपन ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करते हैं। इट मीन्स दैट कि जब भी कभी अपन आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, इट इज इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर देयर इज नो पावर लॉस, उसमें कोई भी आपका पावर लॉस नहीं रहेगा। दैट इज देयर इज नो पावर लॉस, देयरफॉर output must be, therefore output must be equal to input. Output must be equal to input. ठीक है, that is the value of E2 I2, जो आउटपुट पावर है is equal to the value of E1 I1. It means that the value of E2 by E1 is equal to I1 by I2. ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे इसमें जब आइडियल ट्रांसफार्मर केस होगा तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस अपन नहीं लेंगे, कोई भी लीकेज फ्लक्स उसमें नहीं होगा, कोई भी उसमें लॉसेस प्रेजेंट नहीं रहेंगे और कोई भी मैग्नेटाइजिंग करंट इसमें अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, फैन चलना, तो इट मीन्स दैट जो यहाँ पे E2 की वैल्यू जो आ रही है अपन सभी जानते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 एंड द वैल्यू ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1। ठीक है, और जब अपन आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में चलते हैं या अपन, तो उसमें अपन ये भी मान के चलते हैं कि जो वैल्यू ऑफ E1 है, E1 की जो वैल्यू है इट इज ऑल्सो equal to the value of V1 and the value of E2 it is also similar to the value of V2। तो फैन चला ले यार, तो इसमें हो गया आपका E2 की वैल्यू V2 के बराबर, E1 की वैल्यू V1 के बराबर। तो इससे जो अपना एक रिलेशन निकल के आते हैं जब अपन ट्रांसफार्मर की वैल्यू देखते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ, जब अपन रेशियो देख रहे हैं यहाँ पे V2 बाय V1 का रेशियो। ठीक है, तो V2 बाय V1 का रेशियो जो होगा दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ E2 बाय E1। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ N2 बाय N1 जब अपन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये वाले आपके पैरामीटर्स से अपन लेके चल सकते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस, वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, और इसकी वैल्यू इट इज ऑल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है क्योंकि अपन ये देख चुके हैं, द वैल्यू ऑफ E2 बाय E1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ I1 बाय I2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी करंट की वो क्या हो जाएगी, अब इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इंड्यूस EMF, अप्लाइड वोल्टेज और नंबर ऑफ टाइम्स I1 बाय I2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ K। ठीक है, ये रिलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जब भी कभी अपन ट्रांसफॉर्मर में इसकी वैल्यूज को देखते हैं, है ना। यहाँ पे अलग अलग जो हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी इंडिकेट कर रही है ये क्या है, आपका वोल्टेज जो प्रेजेंट है वो, है ना,
ये वाली टर्मिनोलॉजी E2/E1 है, ये आपका ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जो अपन ने इसमें हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ। N2/N1 ये क्या है आपके नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग में जो आपके दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और I1/I2 ये क्या है, जो भी आपका करंट उसमें आपका वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, चाहे वो I1 में दिया हो चाहे वो I2 में दिया हो। और ये तो अपन को पता ही है कि इज अ वेल नोन थिंग, दैट इज के इज द, क्या होता है, के बताएं। सर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर के लिए ये वाले जो आपके टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, चाहे वोल्टेज का हो, ईएमएफ का हो, नंबर ऑफ टर्न्स का हो, करंट का हो, ये अपन को थोड़े से इसमें ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में चलें आप। तो अब इसमें जो है, ये तो आपका था आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, अपन ने देख लिया था। अब इसमें एक चीज और आती है कि जब भी कभी अपन ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस से ही आपकी जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, दैट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ क्वेश्चन बतानी है या आप लोग देख लोगे, बताओ, ये क्वेश्चन के बारे में बताना है अभी। बताओ बेटा जल्दी। ईएमएफ क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बताना है अभी? सर एक बार बता दीजिए। ठीक है, देखिए ईएमएफ क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों से इसमें लूंगा, क्योंकि अपना जो करंट की वैल्यू है वो आपकी साइनसोइडल है, करंट से आपको फ्लक्स मिल रहा है, तो जो अपन इसमें बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द साइनसोइडल फ्लक्स। ये डायग्राम बनाइए सबसे पहले, है ना, साइनसोइडल फ्लक्स, दैट इज, इसमें जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है ये है आपकी +φm, सॉरी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, क्योंकि दिस इज अ डायग्राम अपन देख रहे हैं, ये अपन फ्लक्स का देख रहे हैं, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम फ्लक्स जो मिल रही है वो आपकी +φm मिल रही है। सिमिलरली जो आपकी मैक्सिमम पीक वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल में +φm, सेकेंड हाफ साइकिल में -φ, क्लियर। तो ये जो अपन ले रहे हैं फ्रॉम 0 to पाई और पाई से 2π, तो वेव फॉर्म ले रहे हैं, इसका मतलब है इसकी टोटल जो टाइम पीरियड है वो अपना t है, और फ्रीक्वेंसी जो हम बात कर रहे हैं इट इज 1/f फ्रीक्वेंसी में अपनी ये टोटल ये वेव फॉर्म पे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब मुझे कोई ये बताएगा कि मान लीजिए कि मैं अपने यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू, जो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ले रहा हूँ वो मैं +φm से -φm ले रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं +φm से -φm ले रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरी यहाँ पे टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज फ्रॉम हेयर, ठीक है, +φm से -φm, इसके लिए जो हाफ आपकी हो वैल्यू जाएगी, आएगी, हाफ। एक मिनट, हाँ, तो ये जो हो जाएगी हाफ हो जाएगी, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी 1/2f, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं कि व्हेन, देखिए इसमें व्हेन साइनसोइडल voltage is applied to the primary winding of a ट्रांसफार्मर। तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि जब अपना यहाँ पे साइनसोइडल वोल्टेज अपन अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में, तो वैसे ही क्या होगा, अपन को एक साइनसोइडल फ्लक्स इज set up in the core, ठीक है, which links with primary and secondary winding। समझ आया? मतलब जैसे ही आपका साइनसोइडल वोल्टेज आपको प्राइमरी वाइंडिंग में अपन सप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, वैसे ही आपको एक साइनसोइडल फ्लक्स मिलेगा जो लिंक करेगा कहाँ से, आपका दोनों साइड, प्राइमरी वाइंडिंग में भी और सेकेंडरी वाइंडिंग में। नाउ लेट जो फाई एम अपन ले रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, ठीक है। स्मॉल एफ इज अ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, N1 is number of turns in primary winding, and the N2 is number of turns in secondary winding। ठीक है, सभी लोग देखें एक बार, जो मान लीजिए अपने फ्लक्स की वैल्यू जो अपन ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ले रहे हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपन ले रहे हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स जो अपन ले रहे हैं वो अपन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में ले रहे हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर अपन फिगर को देखें, ठीक है, तो फिगर में देख रहे हैं तो अपन जब फ्लक्स की वैल्यू को फ्रॉम 0 से 2π तक ले जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी अपन ले रहे हैं वो अपन 1/f ले रहे हैं, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे ये मान के चलें कि अगर अपन जो वैल्यू ले रहे हैं, दैट वी टेक द वैल्यू इज फ्रॉम +5m to -5m, तो उस टाइम पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है आपकी, अपन हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, उसमें हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो आपकी 1/2f हो जाएगी। सो इसमें लिखिए एज शोन इन फिगर, as shown in figure, flux changes from +5m to -5m, +5m to -5m in a हाफ साइकिल, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए इट मीन्स है दैट इज हाफ साइकिल, दैट इज फॉर 1/2f सेकेंड्स, ठीक है ना। तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे ट्रेवल का चेंज अपनी हो रही है
वो +5m से -5m में हो रही है इन हाफ साइकिल, दैट इज कितने सेकंड में, 1/2f सेकंड में। ठीक है, तो इससे क्या निकाल लेंगे अपन, फ्रॉम दिस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वो मैं भी बताता हूँ कैसे आएगा, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, तो बताएं, जब हो जाए तो बताना मुझे। इस साइंस ऑफ फ्लक्स लिया, उसमें अपन ने जो वैल्यू ली है, आप चाहें देखो इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है ना, वो उस ईएमएफ इंड्यूस का पर्टिकुलर जो नोटेशन है उसको अपन +5m से -5m, 0 से 5m या 0 से 2π, जो आपको लेना हो वो लो, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके रिस्पेक्ट में ही हो। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अपन ने कैसे किया। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। 10 सेकंड सर। हाँ, हो जाए तो मुझे बताना। As shown in figure, flux changes from +5m to -5m in a half cycle. मतलब हाफ साइकिल के लिए अपन +5m से -5m तक इसकी वैल्यू लेके चल रहे हैं। जैसे अगर अपन इसमें फिगर में बात करें, दैट इज फ्रॉम +5m वैल्यू टू -5m, इतना अपन ड्यूरेशन ले रहे हैं यहाँ पे, और इतने ड्यूरेशन में जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है, अगर उसको अपन टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, तो टाइम कितना आ रहा है इसमें आपका यहाँ पे, द टाइमिंग इज 1/2f। ठीक है, नाउ तो इससे क्या आएगा, फ्रॉम दिस वी गेट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज d∅dt। ठीक है ना, तो d∅dt मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ फ्लक्स, दैट इज 5m, क्या होगी वैल्यू बताएं, कोई भी बताएं, +5m -5m। क्यों, क्योंकि अपन +5m से -5m में चल रहे हैं, तो उन दोनों का क्या होगा यहाँ पे डिफरेंस, d∅ डिफरेंस, और जो टाइम इंटरवल यहाँ पे अपन ले रहे हैं वो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, यस सर। so this value is 4f5, और इसकी यूनिट जो होगी वो हो जाएगी आपकी वेबर पर सेकंड। वेबर पर सेकंड क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन फ्लक्स की वैल्यू को टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें ले रहे हैं। तो जैसे अपन को मिलेगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, वैसे अपन जाते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू द d∅dt, सो द एवरेज EMF इंड्यूस्ड पर टर्न, ठीक है ना, अभी अपन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं ले रहे हैं, तो एवरेज EMF इंड्यूस्ड पर टर्न इज इक्वल टू 4f5m, इसी के बराबर हो जाएगा, और इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी वोल्ट्स। क्लियर, ठीक है, तो ये हो रहा है आपका एवरेज वैल्यू। लेकिन जब भी कभी अपन किसी भी सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई वोल्टेज की, तो वहां जो वैल्यू अपन लेते हैं, वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू। सो फॉर साइनसॉइडल wave, the value of RMS value upon average value, इसको अपन किससे इंडिकेट करते हैं, कोई बताएगा, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये कौन सा टर्मिनोलॉजी होती है, बताएं बेटा कोई भी, ये अपन ने पढ़ा था उसमें AC सर्किट में, फॉर्म फैक्टर। हाँ, फॉर्म फैक्टर, वेरी गुड। This is equal to the value of form factor, और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है साइनसॉइडल के लिए, 1.11।
ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पर जो टर्न जो अपन निकाला है उसके जगह अपन निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे इसमें, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न एंड दिस इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1.11, ये तो आपका है ही, आर एम एस इक्वल टू 1.11 मल्टीप्लाई बाय एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू क्या है बताएं, दिस 4F5M, तो 1.11 मल्टीप्लाई बाय 4F5M, है ना। तो जो ईएमएफ इंड्यूस, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न जो आया है वो आया आपका E इक्वल टू 4.44 F5M, ठीक है ना, वोल्ट्स, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका बेसिक। अब इसको अपन किस में देख लेंगे, वी कैन गेट दिस वैल्यू इन द प्राइमरी टर्न या प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, ठीक है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ये एवरेज वैल्यू आ गई थी अपनी, मान लीजिए अपन इसको इक्वेशन नंबर ए ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए यहाँ पे जो आरएमएस वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू है आपकी 4F5M, तो उसकी वैल्यू आप पुट करिए अपन ने, तो वैल्यू हो गई आपकी इक्वल टू 4.44 F5M। क्लियर? नाउ अब इसी को अपन देख लेंगे फॉर प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड बोथ। सो द आरएमएस वैल्यू of EMF induced in प्राइमरी, तो E1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी इसमें EMF induced per turn जो अपन ने यहाँ पे निकाला है, that will be multiplied by number of primary turns, ठीक है, number of primary turns, that is it is equal to the value of 4.44 F5M multiplied by N1। तो जो E1 की वैल्यू जो हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 4.44 N1 F5M। इस तरीके से अपन EMF इक्वेशन लिखते हैं किसका, ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसकी यूनिट वोल्ट्स। सिमिलरली we can get the value of this RMS value of EMF induced in secondary। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, what is the value of E2? E2 is equal to 4.44 N2 F5, ठीक है ना। तो इससे अपन इसका रेशियो भी दे सकते हैं, therefore the value of E2 by E1 is equal to 4.44 N2 F5M divided by 4.44 N1 F5M। सो इससे भी आपका जो E2 by E1 की वैल्यू जो आती है क्या हो जाती है आपकी N2 by N। कुछ बोल रहे थे अजय? ठीक है ना। तो ईएमएफ इक्वेशन भी आपकी इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। समझ आया? कोई डाउट इसमें ईएमएफ इक्वेशन में किसी को? सबसे पहले अपन ने फ्लक्स की वैल्यू ली, उसको +5M से -5M तक देखा, फिर उसका रेट ऑफ चेंज दिखा, उसका फ्लक्स की वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख लिया उसका, तो उसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट करी फ्लक्स की d∅ by dt के अकॉर्डिंग,
पहले एवरेज वैल्यू लिया, तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म फैक्टर उस एवरेज वैल्यू को आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट किया। जो वैल्यू है यहाँ पे आरएमएस वैल्यू 4.44 FIM, फिर उसको अपन ने प्राइमरी साइड और सेकेंड साइड दोनों देख लिया। तो प्राइमरी साइड सेकेंड साइड देखा, उसकी जो वैल्यू आई दैट इज E1 इक्वल टू 4.44 N1 F5 और E2 इक्वल टू 4.44 N2 F5। क्लियर? ठीक है, तो अब Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में अपन जो स्टार्ट करेंगे, we will start the transformer on no load। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर नो लोड। ट्रांसफॉर्मर दो तरीके से अपन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड कंडीशन एंड ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड कंडीशन। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहला जो आपका इसमें आएगा वो अपन लेंगे इसमें विदाउट लॉसेस, है ना, जब कोई लॉसेस प्रेजेंट नहीं होंगे उस टाइम पे। फिर दूसरा इसमें अपन देख लेंगे विद लॉसेस, है ना। उसके बाद फिर अपन देख लेंगे ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड कंडीशन, और उसके बारे में उसका फिर फेजर डायग्राम अपन देख लेंगे। क्लियर? Yes, sir. चलिए, ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास 12 बजे से ना आपकी। अब दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, thank you, sir. ओके बेटा। थैंक यू सर। पूनम लेट क्यों आए थे आज तुम? सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, ज्वाइन तो किया था अरे सर। क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहा था यार? मैं तो इसलिए मोबाइल से भी लॉगिन होता हूँ कि बाई चांस कोई अगर ज्वाइन नहीं हो पाए तो फिर वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाए। नेटवर्क इशू था क्या? पता नहीं सर, मैंने 11:05 से मैंने ज्वाइन करना स्टार्ट किया तो सर बाहर फेंक देता है। बाहर ऐसा क्यों यार? चलो ठीक है, तो अपना ईमेल आईडी मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? तो मैं तुमको उसमें मेल से एक बार रिक्वेस्ट भेज दूंगा इसमें, ठीक है? ओके सर। ओके। थैंक्स।